सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको हिंदी गद्य खंड से पाठ 1 नमक का दारोगा पढ़ाऊंगी। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये जो पाठ है नमक का दारोगा मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। और ये पाठ लेखक ने तब लिखा था जब हमारा देश परतंत्र था, यानी अंग्रेजों के गुलाम था और हमारे देश पर अंग्रेजी हुकूमत चलती थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार भी भारत पर हो गया था और ये अपने अपने कानून बनाने लगे थे। इन्होंने एक कानून नमक का भी बनाया क्योंकि वे चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा नमक का आयात हो और इसके लिए उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कर भी लगाया। जैसा कि आपको मालूम होगा कि सन 1882 में एक भारतीय नमक कानून भी बनाया गया। मतलब जब ये कानून बन रहे थे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, तो उन्होंने एक कानून बनाया, नमक कानून। और उसमें उन्होंने नमक का उत्पादन अगर कोई भी करता था तो उसे अपराध घोषित कर दिया जाता था। ऐसा वो इसलिए करते थे ताकि सरकार का एकाधिकार स्थापित हो जाए। आपको पता होगा सन 1930 में भी गांधी जी ने एक दांडी यात्रा की थी, दांडी मार्च किया था देश को आज़ाद कराने के लिए, और जिसे सॉल्ट मार्च के नाम से भी जानते हैं। यही उन्होंने, ये जो मार्च थी दांडी मार्च, ये गांधी जी ने इसी नमक के कानून को तोड़ने के लिए किया था। उसके बाद अनेक नमक विभाग बने और फिर मैंने आपको आगे पाठ में बताया था कि जब नमक विभाग बने तो उसमें सभी व्यक्ति दरोगा के पद पर काम करना चाहते थे। बड़े से बड़ा आदमी भी उस नमक विभाग में कार्य करना चाहता था। उसके बाद इसमें मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि वंशीधर जी थे, उन्हें इसमें दारोगा के पद पर कार्य करने का अवसर मिला था। और इसमें एक पात्र मैंने आपको आलोपी दिन भी बताया है, जो बहुत रईस आदमी है, बहुत पैसे वाला है। एक बार जब रात को कुछ 5-6 महीने ही होते हैं, जब वंशीधर जी अपनी ड्यूटी पर होते हैं, तो अचानक से उन्हें नदी पर कुछ गाड़ियां जाने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसकी आवाज़ सुनकर वो उठ जाते हैं और वो अचानक से हैरान हो जाते हैं कि रात के समय ये गाड़ियां क्यों यहाँ से जा रही हैं। और उसके पश्चात वो वहाँ पर जब नदी के तट पर देखने जाते हैं तो वो क्या देखते हैं, कुछ गाड़ियाँ हैं और उनमें कुछ सामान है और वो वहाँ से जा रही हैं। तब वो तेज आवाज़ में पूछते हैं कि इन गाड़ियों में क्या है। जब कुछ भी नहीं जवाब दिया जाता, तब वो गाड़ी में खुद देखते हैं तो क्या देखते हैं कि उनमें नमक है। वो ये भी पूछते हैं ये गाड़ियाँ किसकी हैं, तो पता चलता है कि ये वहीं के एक ठाकुर आलोपी दिन की है। और जब वो देखते हैं वंशीधर जी की उन गाड़ियों में नमक ले जाया जा रहा है चोरी छिपे, तो वो अपने एक बदलू सिंह को आज्ञा देते हैं कि जाए और मतलब उन सबको गिरफ्तार कर ले, पकड़ ले। अब इतना सब होने के बाद जो है जब आलोपी दिन के जो आदमी होते हैं वो आलोपी दिन को इस बारे में खबर जाकर सुनाते हैं कि दारोगा ने उनकी गाड़ी रोक ली है और वो उन्हें गिरफ्तार करने के लिए बोल रहे हैं। तब आलोपी दिन जो है वंशीधर को रिश्वत लेने की बात कहते हैं और रिश्वत लेने की बात सुनकर वंशीधर को बहुत क्रोध आ जाता है और उन्हें बुरा भी लगता है कि ऐसा समय आ गया है जिस समय में धर्म पर लोग लालच देते हैं। और लेकिन आलोपी दिन की बातों का वंशीधर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वो मतलब क्या करते हैं, उनसे रिश्वत लेने के लिए मना कर देते हैं। अब रिश्वत लेने के लिए जब वो मना कर देते हैं तो इस बात से आलोपी दिन जो है बहुत क्रोधित तो होते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि ये कोई नया आदमी है और अभी 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 काम पर आया है, तो इसे थोड़ा प्यार से समझाया जाए। तो वो उन्हें काफ़ी प्यार से समझाते हैं और फिर से रिश्वत देने की बात कहते हैं और अपनी रिश्वत की कीमत को उनके सामने बढ़ाते चले जाते हैं। लेकिन
अलोपी दीन अब भौचक्के रह गए, हैरान रह गए कि उन्होंने आज तक धन को धर्म के आगे हारते नहीं देखा था। लेकिन यहाँ उनका धन जो था धर्म के आगे हार गया था, क्योंकि वंशीधर का उनके किसी भी कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। वंशीधर अपनी बात पर अडिग थे कि वो रिश्वत नहीं लेंगे और उन्हें गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि वो चोरी छिपे नमक का आदान प्रदान कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं। अब जब अलोपी दीन ने देखा कि उनकी किसी भी बात का उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो अलोपी दीन ने क्या किया, उन पर मुकदमा कर दिया, वंशीधर पर। अब अलोपी दीन पैसे वाले हैं बहुत, वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने बहुत से वकील वगैरह उनको अपने पैसे के लालच में अपने नीचे कर रखा था, खरीद रखा था। तो जब उन पर मुकदमा होता है तो अगले दिन जब मुकदमा कर दिया जाता है और अलोपी वंशीधर को जेल ले जाया जाता है, और अगले दिन जब दुनिया को इस बात का पता चलता है तो खूब बातें होने लगी। पंडित जी के व्यवहार की निंदा हुई। बेईमान और भ्रष्टाचारी अफसरों ने भी उन पर टीका टिप्पणी की, क्योंकि अब लोगों को लगने लगा कि वास्तव में वंशीधर ने ऐसा किया होगा। क्या किया होगा, उन्होंने रिश्वत ली होगी। जब गर्दन झुकाए अलोपी दीन अदालत में पहुंचे तो मानो सारा शहर उन्हें इस अदालत में देखने के लिए उमड़ पड़ा। अदालत में पहुंचते ही हालत बदल गई। यहाँ के सभी कर्मचारी उनके बिना दाम के गुलाम थे। मतलब बहुत सारे वहाँ के कर्मचारी थे, वो उनके नीचे दबे हुए थे, मतलब उन्हीं का कहना मानते थे। सभी उनके हाथों में बिके थे। फट से हलचल और भागदौड़ शुरू हो गई। वकीलों की टोली ने मिलकर उन्हें बचाने के दांव पेच साधे। मतलब बहुत सारे वकील जो थे उन्होंने आलोपी दीन को बचाना चाहा, आलोपी दीन के पक्ष में ही अपनी बातें रखी। इधर वंशीधर के पास सत्य और स्पष्ट भाषण के सिवा अन्य कोई शस्त्र नहीं था। परिणाम स्वरूप पक्षपात की ओर झुका हुआ न्यायालय सेठ जी के चरणों में झुक गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने यह लिखा कि पंडित अलोपी दीन बहुत बड़े आदमी हैं, वे थोड़े से लाभ के लिए इतना छोटा काम नहीं कर सकते। वंशीधर की नमक हलाली ने उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया और उन्हें सावधान रहना चाहिए। बच्चों, कहने का मतलब ये है कि जब वंशीधर ने अलोपी दीन की रिश्वत की बात को नहीं माना, तब अलोपी दीन ने उन पर मुकदमा किया और उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उन्हें जेल भिजवाया कि ये मुझसे रिश्वत ले रहे थे, और उन्हें जेल भिजवा दिया। लेकिन जब उन्हें जेल भेजा गया तब पंडित जी के व्यवहार की निंदा हुई, और पंडित अलोपी दीन जो थे उनके व्यवहार की सब लोग निंदा करने लगे। और क्या करने लगे, ऐसा समझने लगे कि ये जो है बहुत ही बेकार, बेईमान और भ्रष्टाचारी आदमी है ये। और उसके पश्चात जैसे ही अलोपी दीन जब अदालत में प्रवेश करते हैं तो बताया गया है कि वहाँ पर बहुत सारे जो कर्मचारी थे वो अलोपी दीन के नीचे कार्य करते थे। बहुत सारे वकील भी यही चाहते थे कि जो फैसला वो अलोपी दीन के पक्ष में हो, और ऐसा ही हुआ। फैसला अलोपी दीन के पक्ष में हुआ, क्योंकि ये लाइन बताई गई है कि न्यायालय सेठ जी के चरणों में झुक गया और जो वंशीधर जी थे उन्हें जेल में डाल दिया गया। आज के लिए बच्चों इतना ही। इसके आगे मैं आपको कल पढ़ाऊँगी।